दोस्तों, मयूर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से हुई है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री का सामान्य परिचय। दोस्तों, केमिस्ट्री जो शब्द है वो कीमिया से उत्पन्न हुआ है। केमिस्ट्री जो शब्द है दोस्तों वो कीमिया से बना है। कीमिया एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, कीमिया एक लैटिन वर्ड है और कीमिया का जो मीनिंग निकलता है दोस्तों वो काला रंग होता है। कीमिया का जो मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों लैटिन भाषा में? काला रंग। काला जो रंग है दोस्तों वह सामान्यतया जो काली मिट्टी है वहाँ से ली गई है। और काली मिट्टी दोस्तों मिस्र के अंदर होती है और वहाँ पे जो कपास की पैदावारी होती है जिससे मिस्र की सभ्यता बहुत ज़्यादा उन्नत हुई है दोस्तों। उसी सभ्यता के सम्मान में दोस्तों इस विषय का जो नाम रखा गया है वह केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के रूप में रखा गया। दोस्तों, आज अपन रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान में दोस्तों जो क्लासिफिकेशन है वो रसायन विज्ञान को कई पार्टों में बांट रखा है। जनरली अपन जो मेन रूप से अपन रसायन विज्ञान को बांटते हैं वो 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों कार्बनिक रसायन, दूसरा होता है दोस्तों अकार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है दोस्तों भौतिक रसायन। जो मुख्य रूप से रसायन विज्ञान के जो भाग है, रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो 3 होती है दोस्तों। एक होती है कार्बनिक रसायन, एक होती है दोस्तों अकार्बनिक रसायन और तीसरी होती है भौतिक रसायन। दोस्तों, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के समस्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को अपन कार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के अलावा सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। एक और तीसरा है दोस्तों भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा परिवर्तन, ताप दाब या अवस्था परिवर्तन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे अपन भौतिक रसायन कहते हैं। आज दोस्तों अपन कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था कार्बन की केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है दोस्तों? कार्बन की केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन अपने आप में सुप्रीमो होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों कार्बन अपने आप में क्या होता है दोस्तों? सुप्रीमो होता है। कार्बन अपने आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है दोस्तों? अब आपको तो पता ही होगा, आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है कार्बन। और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन छोटी क्लास में 2 प्रकार, छोटी जो क्लास है उसमें कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जबकि अपन बड़ी क्लास में कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों। एक तो होता है कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरा होता है दोस्तों कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों, कार्बन का जो कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा था, जैसे सोडियम का पढ़ते हैं 2 8 1, क्लोरीन का पढ़ते हैं दोस्तों 2 8 7। उसी तरह से जो कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कार्बन के लिए वो लिखते हैं दोस्तों अपन 2,4। इसका मतलब क्या है? इसका जो अंदर वाला जो के कोष है, जो के कोष है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद में जो एल कोष है उसके अंदर दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन है। जबकि कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें दोस्तों, तो कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो पहला वाला जो s कक्षक है उसमें 2
इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में इसके दो कक्षक हैं, एक s कक्षक है और एक p कक्षक है, लेकिन अपने को कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने दोस्तों, केवल 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अपन s में डाल देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों अपन p में डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोस्तों 4 होते हैं। अब अपन दोस्तों बात कर रहे हैं कि कार्बन के जो गुण हैं उनके बारे में। तो कार्बन का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो दोस्तों श्रृंखलन का गुण होता है। कौन सा दोस्तों, श्रृंखलन का गुण होता है, जो पूरे आवर्त सारणी में अपने जो जितनी भी आवर्त सारणी में तत्व हैं उन सभी में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, कार्बन में पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण कार्बन में इसलिए पाया जाता है, तो इसके कुछ कारण हैं। एक तो इसका छोटा आकार होता है दोस्तों, दूसरा इसकी सबसे ज्यादा संयोजकता भी होती है अपने आवर्त में। इसके अलावा और क्या क्या होती है, तो इसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा होती है दोस्तों उसका मान उच्च होने के कारण यह श्रृंखलन का गुण और भी बढ़ जाता है। ये सब थी दोस्तों जनरल चीजें। अब अपन बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में संकरण कौन कौन सा होता है, क्योंकि दोस्तों जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कार्बनिक यौगिकों में संकरण कौन कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों संकरण में हमेशा बाह्यतम कोश के जो कक्षक होते हैं वो भाग लेते हैं, और कार्बन में जो संकरण है, अब दिख रहा है दोस्तों, कार्बन के अंदर जो कोश है उस कोश में L के अंदर केवल और केवल 2 प्रकार के कक्षक है, एक S कक्षक है और एक P कक्षक है दोस्तों। इसका मतलब इनके जितने भी यौगिक है, यानी कार्बन के जितने भी यौगिक है उसमें केवल और केवल S और P से संबंधित ही संकरण होगा। अगर यदि आपके माइंड में कहीं ये आ रहा है दोस्तों कि क्या इसमें sp3d संकरण हो सकता है, तो दोस्तों जिसके अंदर भी, जिस यौगिक में भी, अगर कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है और कार्बनिक यौगिक में अगर संकरण के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो उसमें जिसके अंदर भी D आ जाए वो संकरण तो हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि दोस्तों कार्बन के पास जब D कक्षक है ही नहीं, जब कार्बन के पास D कक्षक है ही नहीं तो उसमें D से संबंधित कोई भी संकरण नहीं आएगा। अब S और P से संबंधित कौन कौन से संकरण होते हैं दोस्तों, तो एक तो होता है दोस्तों sp3, एक होता है दोस्तों sp2 और एक होता है दोस्तों sp। अभी अपन इसके बारे में दोस्तों डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है दोस्तों। sp3 संकरण कब होता है, sp2 संकरण कब होता है और sp संकरण कब होता है। देखिए दोस्तों कार्बनिक यौगिक में संकरण कब होता है और किस स्थिति में होता है, तो अपन बात कर रहे हैं। एक तो संकरण मैंने बोला दोस्तों sp3। देखो दोस्तों जब कार्बन का एक S और 3 p कक्षक, कार्बन का एक S और 3 p कक्षक जब संकरण में भाग लेते हैं और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा के 4 sp3 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसमें जो संकरण होता है वो sp3 होगा। अब आपको ऑर्गेनिक के अंदर अपने कार्बनिक यौगिक की पहचान करनी है कि किसके अंदर sp3 संकरण है, किसमें sp2 है और किसमें sp है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अपने को जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर यदि आप संकरण निकालने बैठोगे दोस्तों तो कहीं कितना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अपन क्या करते हैं, एक ट्रिक निकालते हैं कि किस तरह से अपन इसका संकरण देखते ही बता देंगे। तो इनमें दोस्तों अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर यदि कार्बन में 4 एकल बंध दिख जाए, क्या दोस्तों कार्बन में कितने एकल बंध दिख जाए, 4 एकल बंध दिख जाए, तो आपको बिना सोचे समझे आपको क्या बता देना है, इसमें जो संकरण होगा, इसमें जो कार्बन की संकरित अवस्था है वो होगा sp3। कौन सा होगा संकरण दोस्तों, sp3। अगर यदि मैं बात करूं sp2 संकरण कब होगा दोस्तों, तो कार्बन में अगर यदि कार्बन के भी मैंने बताया 4 संयोजकता होती है, क्योंकि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। ऐसी स्थिति में कार्बन के 4 बंध तो 4 ही बनेंगे, लेकिन अगर यदि कार्बन में किसी एक जगह पे, किसी एक साइड में एक डबल बंध आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, एक डबल बंध आ जाए और 2 सिंगल बंध आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, 2 सिंगल बंध आ जाए और एक डबल बंध आ जाए, तो उसे दोस्तों अपन sp2 संकरण नाम देंगे। यानी इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा दोस्तों, sp2 होगा। एक और है दोस्तों sp संकरण कब बनेगा, तो जब कार्बन में
एक साइड में ट्रिपल बंद आ जाए और एक साइड में क्या आ जाए दोस्तों, सिंगल बंद आ जाए। अथवा क्या हो सकता है दोस्तों, कार्बन के दोनों साइड में दो डबल बंद आ जाए। कार्बन के दोनों साइड में क्या आ जाए दोस्तों, दो डबल बंद आ जाए। अगर भी आपको कहीं दिख रहा है कार्बन के दोनों साइड में दो डबल बंद है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के अंदर इसमें भी sp संकरण होगा और इसमें भी क्या होगा दोस्तों, sp संकरण होगा। एक बार मैं इसके बंद कोण के बारे में बता देता हूं। जब कार्बन में sp3 संकरण होगा तो उसमें बंद कोण जो होगा दोस्तों 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। जब कार्बन में संकरण sp2 होगा तो उसमें बंद कोण होगा दोस्तों 120 डिग्री का। और जब कार्बन में संकरित अवस्था sp होगी, ऐसी स्थिति में उसमें बंद कोण होगा दोस्तों 180 डिग्री का। अब इसके उदाहरण क्या है दोस्तों, देखो एक तो उदाहरण मैं लिख रहा हूं C और इसके 4 एकल बंध के साथ मैंने 4 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया दोस्तों। इसका मतलब 4 एकल बंध दिख गया आपको, इसका मतलब इसमें संकरण कौन सा है, CH4 में। तो CH4 में जो संकरण है दोस्तों sp3 कौन सा संकरण है दोस्तों, sp3। अगर यदि मैंने बोल दिया क्लोरोफॉर्म में कौन सा संकरण है दोस्तों, जैसे क्लोरोफॉर्म के बारे में लिख दिया मैंने CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। अब क्लोरोफॉर्म में क्या हुआ दोस्तों, कार्बन के साथ देखो एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है और 3 क्या है, क्लोरीन है। इसका मतलब क्या है, कार्बन के साथ अभी भी 4 संयोजकता पे 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। क्या दोस्तों, 4 संयोजकता अलग अलग समूह से पूर्ण हो गई है, मतलब 4 एकल बंध से पूर्ण हो गई है। कितने एकल बंध से दोस्तों, 4 एकल बंध से पूर्ण हो गई है। इसलिए इसमें भी संकरण कौन सा होगा दोस्तों, sp3 ही होगा। अब बात करते हैं sp2 के उदाहरण। दोस्तों अगर यदि मैं बोलूं ये कार्बन है, इसके डबल बंध से ऑक्सीजन लगा दिया और दोनों साइड में मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड या IUPAC में दोस्तों इसका नाम होता है मैथेनेल। IUPAC में इसका नाम क्या होता है दोस्तों, मैथेनेल। मैं आपको जब IUPAC पढ़ाऊंगा दोस्तों तब इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल अपन sp2 संकरण का उदाहरण देख रहे हैं। पहचान क्या बताइए, एक डबल बंद होगा और 2 क्या होंगे दोस्तों, सिंगल बंद होगा। इसका मतलब इस कार्बन में संकरित अवस्था क्या हो जाएगी दोस्तों, sp2 हो जाएगी। अब एक ऐसा उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों जिसमें कार्बन में जो संकरण है वो sp3 भी है और sp2 भी है। देखो देखिए मैं बोलता हूं एसिटिक अम्ल, नाम तो आपने सुना होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसको दोस्तों सामान्य भाषा में सिरका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिरका। अब सिरका से तो आप पहचाने गए होंगे। अब देखो सिरका का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3COOH। दोस्तों इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इस कार्बन से दोस्तों, अब आपको दिख रही है कि सर आप तो बता रहे थे 4 बंध जुड़ने चाहिए लेकिन इससे तो 3 ही है। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक COOH समूह जुड़ा हुआ है। देखिए इसकी पूर्ण संरचना डिटेल से बनाते हैं। ये कार्बन की 4 संयोजकता 3 हाइड्रोजन से पूर्ण हो गई है और एक संयोजकता कार्बन से पूर्ण हो गई। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस कार्बन की जो संकरित अवस्था है वो क्या होगी, sp3 होगी। आगे बात समझिए। अब इस कार्बन के लिए क्या होगा, तो इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं दोस्तों, 2। एक तो डबल बंध के साथ यहां जोड़ दो और एक ऑक्सीजन के साथ OH। अब देखो आपको यह दिख रहा होगा इस कार्बन में 4 अलग अलग बंध दिख रहे हैं, यानी 4 एकल बंध दिख रहा है। 4 एकल बंध का मतलब ही क्या हो गया, sp3 संकरण। इस कार्बन में क्या दिखा आपको, इस कार्बन में 2 एकल बंध है, एक एकल बंध कार्बन के साथ और एक एकल बंध ऑक्सीजन के साथ, जबकि क्या है एक डबल बंध है, जबकि एक क्या है डबल बंध है। इसका मतलब एक डबल 2 सिंगल, तो कौन सा संकरण हो जाएगा दोस्तों, sp2 संकरण होगा। अब अपन बात कर रहे हैं sp संकरण के कुछ उदाहरण के लिए दोस्तों, इसे एक बार रख कर देता हूं मैं। दोस्तों sp2 संकरण की क्या पहचान बताई थी, कार्बन की एक साइड में तो एक ट्रिपल बंध होगा और एक एकल बंध होगा। अथवा क्या बताया था, कार्बन के दोनों साइड में 2 क्या आ जाए, डबल बंध आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, डबल बंध आ जाए। जैसे कि मैं बोलता हूं एथाइन। एथाइन क्या होता है दोस्तों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
क्या किया दोस्तों इसमें मैंने क्या किया दोस्तों, दो कार्बन ये दोनों को 3 बंध से जोड़ दिया। अब देखिए अगर इस कार्बन में तो इस राइट हैंड साइड में 3 बंध है और लेफ्ट हैंड साइड में कितने बंध है दोस्तों, 1 बंध है। इसका मतलब इसका संकरण क्या होगा, sp होगा। और बाद वाला जो दूसरा कार्बन है इसमें भी संकरण कौन सा होगा दोस्तों, sp ही होगा। एक दोनों साइड में 2 डबल बंध का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आपने बिल्कुल कॉमन फॉर्मूला नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बिल्कुल आपको इसकी संरचना पता होनी चाहिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। कार्बन दोनों ऑक्सीजन से डबल बंध के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन दोनों ऑक्सीजन से डबल बंध के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो कार्बन के दोनों साइड में क्या आ गया दोस्तों, 2 डबल बंध आ गए, तो इसमें भी संकरण क्या होगा दोस्तों, sp होगा। आगे बात समझ में आई हो, मुझे उम्मीद है कि आप संकरण में नहीं अटकेंगे दोस्तों। अब अपन बात करते हैं जो कार्बनिक यौगिक है इनके बारे में। तो इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन सा अपने 11वें चैप्टर है और कौन कौन सा दोस्तों अपन 12वें चैप्टर है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं 12th क्लास के चैप्टर है, क्योंकि अभी 12th में एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं 12th के कौन कौन से चैप्टर हैं। ऑर्गेनिक में दोस्तों 12th क्लास में जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वो अपने चैप्टर नंबर 10 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है दोस्तों, 8 चैप्टर है। और इस ऑर्गेनिक चैप्टर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपने 56 नंबर का पेपर आता है दोस्तों, उसमें से 26 नंबर 56 में से कितने दोस्तों, 26 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। 56 में से 26 नंबर कितने का है दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो 12th क्लास के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि 11वीं में दोस्तों इसके टोटली 2 चैप्टर ही है। तो अपने 12th के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन जो चैप्टर है वो अपन 10वां चैप्टर है और 10 से लेकर के लास्ट 17 तक है। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में। कौन सा चैप्टर दोस्तों, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसमें अपन बात कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर होते क्या हैं। देखो दोस्तों आपने जल के बारे में सुना होगा H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, H2O। इसकी संरचना के बारे में भी सुना होगा, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। बिल्कुल दोस्तों सिंपल फॉर्मूला लिखा मैंने। अब दोस्तों क्या होता है, अल्कोहल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं दोस्तों और ईथर क्या होते हैं। अब देखो दोस्तों अगर यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, इस हाइड्रोजन को दोस्तों क्या करूं, हटा दूं और यहाँ पे कोई कार्बन या कोई कार्बन युक्त समूह जोड़ दूं, या तो एक कार्बन जोड़ दूं और कार्बन युक्त कोई समूह जोड़ दूं, तो इससे फॉर्मूले में क्या बनेगा। देखो दोस्तों मैंने जोड़ दिया यहाँ पे CH3OH। क्या क्या दोस्तों, इस हाइड्रोजन के स्थान पर मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया दोस्तों, CH3 जोड़ दिया। तो इससे बनने वाला जो समूह होगा वो होगा दोस्तों अल्कोहल। क्या होगा दोस्तों, अल्कोहल। क्या होगा दोस्तों, अल्कोहल। अब अपन बात करते हैं फिनोल क्या होगा दोस्तों। फिनोल क्या होता है, तो देखो दोस्तों जो ये हाइड्रोजन हटाया है उस हाइड्रोजन की जगह पे अगर यदि मैं बेंजीन वलय जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं दोस्तों, बेंजीन वलय जोड़ देता हूं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों बेंजीन वलय, और यहाँ OH लगा दिया तो इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों फिनोल। इसी को अपन क्या दोस्तों बोलते हैं, फिनोल। तो फिनोल की पहचान होगी दोस्तों, अल्कोहल की पहचान हो गई। अब अपन बात करते हैं ईथर क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों ईथर क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों ईथर होता क्या है, अभी मैंने क्या किया दोस्तों, जो जल वाला फॉर्मूला लिखा था, जल में क्या किया था दोस्तों, दोनों साइड से मैंने और एक साइड से मैंने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे क्या ऐड किया दोस्तों, पहले वाले में कोई एथिल समूह, अगर यदि मैं और ऐड करना चाहूँ दोस्तों C2H5OH ऐसा भी ऐड कर सकता हूँ दोस्तों। ये भी क्या होगा, अल्कोहल ही होगा। ये भी क्या होगा दोस्तों, अल्कोहल ही होगा। मतलब इसमें कार्बन की कितनी ही लंबी चेन बना दो दोस्तों और उसके बाद आप OH लगा दीजिए, तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, अल्कोहल ही कहलाएगा। बची हुई जो कार्बन की संयोजकता है वो सदैव हाइड्रोजन से पूर्ण करनी है, ये बात याद रखना।
इस समूह को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्कोहल। अब अपन बात करते हैं ईथर क्या होता है। तो दोस्तों ईथर किसे कहते हैं, जब दोनों हाइड्रोजन को क्या क्या दोस्तों, जब दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया, जब दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया तो और दोनों जगह पे क्या लगा दिया, एल्किल समूह लगा दिया। इसको दोस्तों एल्किल समूह भी बोलते हैं, एल्किल समूह को R से लिखते हैं। अब देखो क्या क्या, जो मैथिल समूह है वो मैथिल समूह अपने को दोनों साइड में लगाना। किस साइड में लगाना दोस्तों, दोनों साइड में लगाना। जैसे मैंने लिखा ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन। इन दोनों जगह पे, इन दोनों जगह पे, दोनों हाइड्रोजन के स्थान पर, दोनं हाइड्रोजनों के स्थान पर मेरे को जोड़ना क्या, एल्किल समूह। जैसे मैं सबसे सिंपल उदाहरण ले रहा हूं, CH3O CH3, इसे भी बोलते दोस्तों ईथर। इसे क्या बोलते दोस्तों, ईथर। इसी तरह से अगर यदि मैंने जोड़ दिया C2H5O C2H5, इसे भी बोलेंगे दोस्तों ईथर। अब आप कहोगे सर क्या एक साइड में CH3 और एक साइड में C2H5 जोड़ दे तो क्या होगा, बिल्कुल दोस्तों अपन इसे जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया CH3O C2H5, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब जल के दोनों हाइड्रोजन के स्थान पे अगर यदि एक एल्किल समूह जोड़ दिया जाए दोनों साइड में, इधर भी एक एल्किल समूह जोड़ दें और इधर भी एक एल्किल समूह जोड़ दें, चाहे वो कैसा भी एल्किल समूह हो, उससे बनने वाला जो यौगिक होगा उस यौगिक को ही अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, ईथर बोलेंगे। उस यौगिक को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, ईथर बोलेंगे। इसके विपरीत अगर यदि जल के अंदर जो हाइड्रोजन है उसमें से केवल एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर यदि मैं एल्किल समूह ऐड करूं तो उससे बनने वाला जो समूह होगा दोस्तों वो होगा ईथर। क्या होगा दोस्तों, ईथर। और अगर यदि एक हाइड्रोजन के स्थान पे मैं कोई बेंजीन वलय जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं दोस्तों, बेंजीन वलय, बेंजीन वलय। अगर यदि मैं बेंजीन वलय को जोड़ देता हूं दोस्तों तो उससे बनने वाला जो समूह होगा वो क्या होगा दोस्तों, फिनोल होगा। क्या होगा दोस्तों, फिनोल। अब देखो दोस्तों, अब आप कहोगे कि सर यहाँ एल्किल जोड़ दिया तो एल्कोहल हुआ, वहां बेंजीन वलय जोड़ दिया तो फिनोल बन गया, क्या उसे भी अल्कोहल कहा जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, उसे अल्कोहल कहा जा सकता है। इसे दोस्तों बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। अब एरोमेटिक अल्कोहल का IUPAC ने क्या किया दोस्तों, इसी को अपन ने फिनोल के नाम से लिया है। और एरोमेटिक का जो क्लासिफिकेशन है वो दूसरे टर्म्स में करते हैं अपन। फिलहाल अपन देखते हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में सामान्य परिचय। अब अपन दोस्तों नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपन जो इस चैप्टर के बारे में है कि अल्कोहल किस तरह से बनाते हैं, अल्कोहल के बारे में, या इन सारी जो चीजें अपन ने पढ़ी है अल्कोहल, फिनोल और ईथर, इनके निर्माण कैसे होता है, इनके रासायनिक गुण क्या है, इनके नामकरण कैसे करते हैं दोस्तों, और इनकी क्लासिफिकेशन मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।